हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारा हसलर्स बैच यानी जो क्लास 11th का उसका सेकंड चैप्टर विच इज़ बेसिकली लाइक टेक्स्ट बुक में फोर्थ चैप्टर एनसीईआरटी वाली इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग उसका फर्स्ट लेक्चर। सो अगर आप सोच रहे हो कि इस लेक्चर में आपको पाइथन की जरूरत पड़ेगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज पहले तो हम समझेंगे कि हाउ टू डू अ कोड, लाइक क्या बेसिक्स होती है एक कोड को स्टार्ट करने से पहले। तुम जब कंपनी में जाते हो तुम्हें एक प्रोजेक्ट मिलता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें तुम्हें करनी होती है, ये सारा हम अभी इनिशियली पहले पढ़ेंगे। पाइथन पे आएंगे लेकिन अभी थोड़े और लेक्चर्स लगेंगे। बट इनिशियली हमको एक कोड का पूरा लाइक क्या करना होता है उससे पहले उसको सॉल्व करने के लॉजिक्स एंड ऑल वो सब हम पढ़ेंगे। सो ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में ऐसे ही थोड़ी इन्फॉर्मेशन दैट कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है कि हम डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। और इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक बहुत एसेंशियल स्किल है, अगर आप एक सी एस स्टूडेंट हो कंप्यूटर साइंस का तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, एक एसेंशियल स्किल है। अब बहुत ज़रूरी है कि हम ये मेंशन करें कि कंप्यूटर्स खुद ब खुद तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, हम ही करना होता है कुछ ना कुछ, उनको कमांड्स देने होते हैं, वो खुद कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। और जो प्रिसाइज होती है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस वो हमें देनी पड़ती है कि पहले ये करो फिर दूसरी चीज़ तीसरी चीज़, ऐसा हमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। एंड इसीलिए जो कंप्यूटर की कोई भी सक्सेस होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हमने उन्हें कैसे पढ़ाया है। जैसे कि तुम मार्क्स जो लाते हो उसके अंदर अगर मैंने तुम्हें गलत पढ़ाया होगा, मैं तुम्हें ख़राब पढ़ाया होगा, तो फिर तुम्हारे मार्क्स इतना अच्छे से नहीं आ पाएंगे। सो कंप्यूटर का भी ऐसा है कि हम कितना करेक्टली और प्रिसाइसली बताते हैं उसके ऊपर हमारा कंप्यूटर का जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है। यहाँ पे एक और चीज़ हम बोल सकते हैं विच इज़ गार्बेज इन, जिसको और गार्बेज आउट शॉर्ट फॉर्म में हम उसको GIGO भी बोल सकते हैं। मतलब अगर तुम्हारा इनपुट ही गंदा होगा, तुम्हारा जो पीछे का कोड है वही गंदा होगा, तो तुमका आउटपुट भी गंदा ही मिलने वाला है। तो इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने में। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या आता है, सबसे पहले तो आपको एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसी के लिए एक एल्गोरिथम यानी सॉल्यूशन हमें बनाना है, और उसके बाद इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना है ताकि हमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम बन जाए यानी एक कोड बन जाए। सो हम पढ़ते हैं स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इनिशियली। सो जब भी प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है या फिर ईजी होती है तो आंसर ढूंढना बहुत ईजी है। लाइक तुम्हारे सामने अगर रास्ते पे कुछ पत्थर गिरा है तो सिंपल तो सॉल्यूशन, या तो पत्थर के बाजू में से चले जाओ या फिर पत्थर हटा के साइड पे रख दो, तो प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप इजीली सॉल्यूशन ढूंढ लिया। बट अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो आपको एक मैथोडिकल अप्रोच जो है वो बनानी पड़ेगी ना। लाइक हाँ, अगर सपोज पत्थर बहुत भारी है तो तुमको मैथोडिकली पूरा सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं इस पत्थर को कैसे हटाऊँ, क्या सॉल्यूशन होगा इसके लिए वो। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो शुरू होती है सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम क्या है। तो लाइक अगर तुम्हारे रास्ते में पत्थर है तो तुम्हें पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि एक पत्थर है और ये भारी है, इसके अंदर क्या मेन प्रॉब्लम आ रही है मेरे को क्रॉस करने में। और उसके बाद आपका एक एंड होगा एक कंप्लीट वर्किंग सॉल्यूशन की तरह। यहाँ पे स्टेप्स बताओ, सबसे पहले तुम देखोगे एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। तो अगर हम ये पत्थर वाला मेटाफर यूज़ करते हैं तो एनालाइज करोगे तुम्हारे रास्ते में पत्थर, उसका वेट एंड ऑल क्या है। फिर यहाँ पे बोलता है, लेकिन मैं तुमको पढ़ के बोल देता हूँ, डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम यानी अब तुम सोचोगे तो और तुम एक स्टेप्स डेवलप करोगे कि हाँ मैं इसको इस तरह से पत्थर को हटाने वाला हूँ। अब यहाँ पे कोडिंग लिखा है, इसका मतलब तुम रियल लाइफ का वो पत्थर वाला एग्जाम्पल में तुम खुद जाओगे और पत्थर को हटा दोगे, स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करोगे, कोड करोगे, एंड फाइनली उसको टेस्ट करोगे तुम्हारा पत्थर हट गया या नहीं, कुछ और प्रॉब्लम्स है या नहीं, क्योंकि टेस्टिंग एंड डीबगिंग। तो तुमने कोड पहले तो प्रॉब्लम देखी, फिर उसको कैसे सॉल्व करना है उसका एनालाइज किया, पूरा प्लान बनाया, एक एल्गोरिथम बनाया, फिर तुमने कोडिंग में पूरा अपनी लैंग्वेज में कोड किया, एंड फाइनली तुम उसको टेस्ट कर रहे हो एंड कुछ एरर्स आते हैं तो उसको तुम डीबग करते हो। एंड अब आते हैं हमारे, मतलब सबको एक एक सारे स्टेप्स को एक एक करके पता है, तो हम वी स्टार्ट विथ एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। तो अगर हमको क्लियर नहीं है कि क्या सॉल्व करना है तो हमारी प्रॉब्लम में ऑब्वियसली कुछ पर्पस मिलेगा ही नहीं। लाइक तुमको अगर जानना ही तो नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तो तुम सॉल्व भी क्या कर रहे हो। तो इसीलिए हमको क्लियर होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है हमारी, ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें। हमको रीड करना होगा और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा ताकि हम एकदम ऐसे केयरफुली बना सके हमारे प्रॉब्लम जो उसके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या है, कोर फंक्शनलिटीज़ क्या है जो हमारे सॉल्यूशन में होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल तुम कोई भी नया प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके अंदर तुम्हारे पास कुछ तो आइडिया होगा ना कि हाँ मुझे ये चीज़ें चाहिए। लाइक तुम एक सॉल्यूशन क्रिएट करो, जैसे तुम एक एग्जाम आंसर लिखते हो 4 मार्क का, तो उसमें ऐसे स्पेसिफिकेशंस होती है ना कि तुम्हें इस पॉइंट को तो लिखना ही है, वो कोर फंक्शनलिटीज़ है तुम्हारे सॉल्यूशन की, उसके बिना तुम्हारा सॉल्यूशन वेस्ट है। लाइक वो तुम्हारी प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है, वो तुमको चाहिए ही सॉल्यूशन में। तो जब तुमको क्वेश्चन यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है तो उसे रीड करो और केयरफुली एनालाइज करो ताकि तुम ये प्रिंसिपल कंपोनेंट्स और कोर फंक्शनलिटीज़ को डिसाइड कर सको।
एंड देन कम्स डेवलप करना एक एल्गोरिथम को. सो एल्गोरिथम को पहले हमने प्रॉब्लम तो एनालाइज कर ली. अब दूसरा स्टेप क्या था, एक एल्गोरिथम को डेवलप करना है. तो जो सॉल्यूशन हम नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं उसे एक एल्गोरिथम बोल देते हैं हम. लाइक तुमको अभी सॉल्यूशन लिखना है तो उसको एक नेचुरल लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, यू विल कॉल दैट एल्गोरिथम. एंड सबसे पहले एक टेंटेटिव सॉल्यूशन का प्लान बनाते हैं, और जब तक हमारे को सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हम उसको रिफाइन करते रहते हैं. लाइक सपोज तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम है एंड तुम उसका सॉल्यूशन बना रहे हो, तो तुमने पहली बार सॉल्यूशन बना तो लिया, लेकिन यानी कि तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो परफेक्ट नहीं है, तो तुम उसी एल्गोरिथम को यानी कि अपने सॉल्यूशन को बार बार ऐसे परफेक्ट करते जाओगे ताकि फाइनल आउटपुट जो है वो तुम्हारा परफेक्ट हो. लाइक फॉर एग्जांपल तुम एक आंसर लिख रहे हो एंड आंसर में तुमको बाद में रियलाइज होता है कि तुम 2-3 पॉइंट्स तो भूल ही गए जो कि ज़रूरी थे, तो तुम उसी आंसर को वापस लिखोगे उस एल्गोरिथम में, उसको रिफाइन करोगे एंड अच्छे से पूरे वो सारे पॉइंट्स के साथ लगाओगे. तो उसी तरह हम पहले तो एक टेंटेटिव सॉल्यूशन प्लान बनाते हैं. हमको ऐसे लिखना होता है तो हम पहले एक छोटा सा प्लान बनाते हैं कि हाँ मुझे ऐसे में ये चाहिए. एंड जब तुम ऐसे लिखते जाते हो, जब तक तुम्हारा ऐसे परफेक्ट नहीं हो जाता, तुम उसको बार बार ऐसा एडजस्ट करते रहते हो ना कि तुमको एल्गोरिदम को रिफाइन करना है ताकि सारे एस्पेक्ट्स हमारे कवर अप हो जाए. और एक कोई भी प्रॉब्लम दी है तो उसके अंदर एक या उससे ज़्यादा एल्गोरिदम पॉसिबल है, हमको सिचुएशन के हिसाब से सॉल्व करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं मेटाफर क्रिकेट का. तो अगर तुमको एक यॉर्कर आ रहा है तो उस यॉर्कर को भी एक्चुअली 6 के लिए मारने के लिए बहुत तरीके. पहले एक हेलीकॉप्टर शॉट हो गया हमारा धोनी वाला, या फिर तुम थोड़ा आगे बढ़ो, अगर स्पीड कम हो थोड़ा आगे बढ़ो उसको फुल टॉस बनाकर तुम आराम से 6 मार सकते हो. देयर बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सूटेबल सॉल्यूशन है तुम्हारे लिए, सबसे अच्छा सॉल्यूशन जो है तुम्हें वो चूज़ करना है. तो वैसे हमको कोई भी प्रॉब्लम दी है ना तो उसके लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स पॉसिबल है. ऐसा नहीं है कि कोई एक ही रास्ता उसको सॉल्व करना है. यू कैन हैव मल्टीपल वेज टू सॉल्व द आंसर, बट तुम्हें सबसे अच्छा जो रास्ता है, जो मोस्ट सूटेबल है, वही चूज़ करना है. इट्स लाइक कम लाइन्स ऑफ कोड है, कौन ज़्यादा फास्ट रन करता है, वो सारी अलग अलग चीज़ें आती है जो हम टेस्टिंग में पढ़ते हैं कि एल्गोरिथम में क्या क्या होना चाहिए. फिर कोडिंग वाले पार्ट में आ जाए तो हमारा स्टेप 3 था. तो तुमने जब एल्गोरिथम को फाइनलाइज कर लिया तो उसके बाद हमें एल्गोरिथम को उस फॉर्मेट में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कंप्यूटर समझ सके. लाइक अभी जो एल्गोरिथम लिखा वो ह्यूमंस पढ़ सकते हैं, बट कंप्यूटर्स की लैंग्वेज अलग है. तो अब हम उसको एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे जो कंप्यूटर समझ सके और हमें हमारा डिज़ायर्ड सॉल्यूशन मिले, तो उसको हम कोडिंग बोलेंगे. तो अलग अलग ऐसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. फॉर एग्जाम्पल जावा, पाइथन, HTML, CSS, ये सारी लैंग्वेजेज है, इनका इस्तेमाल किया जाता है एक प्रोग्राम लिखने के लिए. और ये इक्वली इंपॉर्टेंट है ताकि हम जो कोडिंग प्रोसीजर्स है उसकी डिटेल्स को रिकॉर्ड करें और डॉक्यूमेंट करें, ताकि आगे जाके हमको यूज़ हो. लाइक सपोज तुमने कोड तो लिख दिया बट बाद में तुम्हें उस कोड को रिफ़र करना है, तो तुम एक नॉर्मल जो ऐप बनाते हो उसका कोड बहुत लंबा होता है. लाइक अगर तुमको टिक तो भी बनाना है ना तो बहुत सारे केसेस में उसके लिए 3 पेज का पूरा कोड बन जाता है. तो अब तुम सारे 3 पेज तो नहीं ढूंढोगे ना एक छोटी सी चीज़ के लिए, तो तुम जब कोड लिख रहे हो तो उसकी डिटेल्स जो है प्रोसीजर की वो नोट करो और उसको डॉक्यूमेंट करते जाओ सॉल्यूशन को, ताकि ईजी रहे बाद में. और वही मैंने यहाँ पे बोला है कि रिविजिटिंग जब तुम प्रोग्राम करोगे तो उसके लिए हेल्पफुल होता है जब तुम्हें कुछ इम्प्रूव उसके अंदर करना है. तो आगे आता है हमारा टेस्टिंग और डीबगिंग वाला. तो अब जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको दूसरे अलग अलग पैरामीटर्स पे टेस्ट किया जाना चाहिए, और उसके अंदर यूज़र जो है उसके रिक्वायरमेंट्स को मीट करना चाहिए. लाइक तुम्हारा कोई यूज़र है, उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स, ऑब्वियसली उसको सपोज चाहिए कि बैकग्राउंड ब्लैक हो, किसी को चाहिए बैकग्राउंड ब्लू हो, या फिर किसी को चाहिए कि वो एक ए नाम की चीज़ करे, किसी को चाहिए कि वो बी नाम की चीज़ करे. तो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है. तो प्रोग्राम जो है वो हमारे जिस भी यूज़र के लिए बना उसकी रिक्वायरमेंट्स को फिल करना चाहिए. साथ में हमारे एक्सपेक्टेड टाइम में ख़त्म करना चाहिए. पता चला कि तुम्हारा इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह और एकदम स्लो खुल रहा है, सो वो भी तो अच्छा नहीं है ना. वी नीड इट टू बी फास्ट. और साथ में हमारे जितने भी इनपुट्स डालो ना उसके लिए करेक्ट आउटपुट आना चाहिए. लाइक ऐसा नहीं कि तुम बोल रहे हो कि मुझे स्क्वायर करना है, मतलब तुमने एक कोड बनाया कि मुझे किसी का भी स्क्वायर करना हो, तुम उसमें 5 डाल रहे हो तुम्हें गलत आंसर मिल रहा है, और तुम 4 डाल रहे हो तुम्हें सही मिल रहा है. ऐसा नहीं है. तुम जो भी इनपुट डालो, जितने भी पॉसिबल इनपुट्स हैं उनके लिए आउटपुट करेक्ट ही आना चाहिए. और अगर तुम्हारा सिंटैक्टिकल एरर है तो कोई भी आउटपुट ऑब्टेन नहीं होगा. जैसे कि बहुत सारे कोड्स में होता है कि तुम्हारा जो एंडिंग के अंदर एक सेमीकोलन आना चाहिए, तो अगर तुमने सेमीकोलन नहीं डाला तो तुम्हें कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला है. और अगर तुम्हारा जो आउटपुट आया है वो गलत आ चुका है, वो इनकरेक्ट जनरेट हुआ है, यानी कि तुम्हारे प्रोग्राम में कुछ ना कुछ लॉजिकल एरर एग्जिस्ट कर रहा है, एंड जब तुम प्रोग्राम को वापस पढ़ोगे तुम्हें रियलाइज़ होगा कि कहाँ पे लॉजिकल एरर है. वो एक्सपीरियंस के साथ तुम सीख जाओगे कि कौन कौन सी जगह पे तुमने एरर्स करे हैं.
फिर आता है उसी के अंदर तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो होती है, अब ऑब्वियसली तुम कोडिंग वोडिंग सीखते हो, फिर तुम एक कंपनी में जॉब करते हो, तो उस इंडस्ट्री में क्या होता है वो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग मेथड्स का इस्तेमाल करती है। जैसे कि एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को ले ले, तुम्हारे कोड को उसको इंडिविजुअली टेस्ट कर रही है, सबको एक साथ इंटीग्रेट कर रहा है, फिर टेस्ट कर रही है, फिर अलग अलग सिस्टम्स में टेस्ट कर रही है, ऐसे तो अलग अलग ऐसे टेस्ट करती है जिससे कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस डेवलप हो जाए। एंड ये इंश्योर करता है कि जो जितनी भी बिजनेस से टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है वो काम एकदम एक्सपेक्टेशन से करें ना, बिकॉज एज अ कंपनी तुम कुछ ऐप बना रहे हो एंड इट डज नॉट वर्क, वो बार बार क्रैश हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक इंप्रेशन जो है वो अच्छी नहीं होती है। व्हेन आई ओपन एन ऐप, अगर वो स्लो लोड हो रहा है, वो अच्छे से लोड नहीं हो रहा, वो मेरे को पसंद नहीं आ रहा, सो आई वोंट लाइक टू बी ऑन दैट ऐप, उसके लिए कंपनी का नुकसान होता है वो। तो ये इसलिए टेस्टिंग इसलिए इंश्योर की जाती है कि जो सॉफ्टवेयर वो सारी बिजनेस और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को काम करे, इंश्योर कर सके और जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही काम करें। अब इसमें जो भी एरर या डिफेक्ट्स मिलते हैं टेस्टिंग फेज में, उसको डीबग करते हैं हम जाके, आई मीन कोडर्स को वापस भेजा जाता है, वो उसको डीबग करते हैं, कोड को रेक्टिफाई करते हैं, जो ज़रूरी होती है वहाँ चेंज करते हैं लॉजिकल एरर्स ढूंढ के, और उसे वापस टेस्ट किया जाता है। और ये वाला प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक कुछ एरर्स नहीं मिल जाते हैं। अब एक बार जब तुम्हारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप हो चुका है, फिर टेस्ट भी हो गया और यूज़र को भेज भी दी गया है, तब भी कुछ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे टाइम टू टाइम नई नई चीज़ें आती रहती है, नए नए एंड्रॉयड वर्जन आते हैं, नए iOS वर्जन आते हैं, तो उसके लिए भी तुमको ऐसा लाइक नई नई प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करेगी, तो उसके लिए तुमको मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होगी। तो जो मेंटेनेंस का काम है सॉल्यूशन का, जैसे कि प्रॉब्लम्स फिक्स करना, फिर क्वेरीज जो यूज़र की उसको सॉल्व करना, ये सारा काम भी जो है वो हमारा क्या बोलते हैं ज़रूरी होता है। तो मेंटेनेंस का मतलब मेंटेनेंस में क्या इन्वॉल्व होता है कि प्रॉब्लम्स को फिक्स करना, क्वेरीज को आंसर करना, और जो रिक्वेस्ट होती है मॉडिफिकेशंस वो सब की, उसको वो जो फीचर्स के लिए वो भी मेंटेनेंस के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं एल्गोरिथम का। पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं। सो एल्गोरिथम जो है, हम एक एल्गोरिथम बनाते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ढूंढने के लिए। अब वैसे तो तुमने पढ़ा ही होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, फिर भी मैं बता दूं, लाइक तुम कोई भी नंबर जो होता है उसको किसी ना किसी से वो डिविजिबल होता है, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो नंबर्स ले लो, तो जितने भी नंबर्स से डिविजिबल है ना, तो उन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन नंबर था वो हमारा GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है। सो इसके लिए हम एल्गोरिथम बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टेप 1 क्या होगा, दोनों जो नंबर 46 और 57 है उसके इंडिविजुअली डिवाइजर्स लिख दो। तो हम वही कह रहे हैं स्टेप 1 में, 46 इज डिविजिबल बाय 1, फिर 2, 23 और 46, बस इन चारों से डिविजिबल होता है। और सेम केस में 57 जो 1, 3, 19 और 57 इन्हीं से डिविजिबल होता है। सो ये हमारा स्टेप 1 था कि हमने सबके इंडिविजुअली डिवाइसेस ढूंढ लिए। अब स्टेप 2 हमारा होता है कि जो लार्जेस्ट कॉमन नंबर है इन दोनों में से, यानी कि ये जो मैंने लाल में लिस्ट रखी है, उन दोनों के बीच में लार्जेस्ट कॉमन नंबर क्या है वो आंसर हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे केस में हमारा 1 है, तो हमारा स्टेप 2 भी ये था कि हम लार्जेस्ट कॉमन नंबर निकाला, वो 1 निकला। तो इस तरह से हमने एक एल्गोरिथम बनाया 2 स्टेप का। सो वही है कि एक एल्गोरिथम में हमको क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो होते हैं ना उनको फॉलो करना होता है ताकि हमको हमारा फाइनल आउटपुट मिले। सो इसी फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो होते हैं उसको एक एल्गोरिथम बोला जाता है। सो अब ये जो हमने 2 स्टेप्स लिखे ना उसे हम एल्गोरिथम बोलेंगे, बिकॉज फाइनाइट थे, 2 थे और नहीं थे, इन्फिनिट तो नहीं थे। सो एक फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स था, उससे हमको जो आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट मिला, तो इसलिए हम इसको एक एल्गोरिथम बोलेंगे। फिर इससे हमको अगर लाइक फाइनाइट हमने करेक्टली फॉलो किया तो हमको आंसर भी एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो इन्फिनिटी के लिए चल ही रहा है, एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लेगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम लेगा और तुम्हें डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। और साथ में एल्गोरिथम के अंदर एक डेफिनेट बिगिनिंग भी होती है और एक डेफिनेट एंड भी होता है, और स्टेप्स भी फाइनाइट होते हैं। जैसे हमारे वाले के अंदर स्टेप 1 था वो हमारा डेफिनेट बिगिनिंग थी, और स्टेप 2 था वो डेफिनेट एंड था, और बीच के अंदर स्टेप्स भी फाइनाइट ही थे। तो वो ये कि कोई भी एल्गोरिथम एग्जिस्ट करेगा उसके अंदर एक स्पेसिफिक स्टार्ट है, उसका ख़त्म भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होगा, और उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स एग्जिस्ट करेंगे। फिर आता है हमको एल्गोरिथम की ज़रूरत ही क्यों है। सो सबसे पहले एक प्रोग्रामर जो है, सपोज तुम एक कोडर हो, तो तुम कॉलेज में जा रहे हो, तुम कोडिंग सीखें, देन यू गो इन वर्क इन अ कंपनी, तुम एक प्रोग्राम लिखते हो ताकि तुम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सको कि कुछ टास्क करे ऑब्वियसली। तो कंप्यूटर जो क्या करता है, इन स्टेप्स को फॉलो करता है जो प्रोग्राम कोड में लिखे हैं, एंड इसीलिए हमारा प्रोग्रामर जो होता है वो पहले एक रोड मैप बनाता है। फॉर एग्जांपल तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो तुम एग्ज़ाम के लिए एक डेली प्लान बनाते हो, तो पहले तो तुम एक रोड मैप बना दो ना कि तुमको हाँ पहले ये करना है, फिर दूसरी चीज़ करनी है, फिर तीसरी चीज़ करनी है। तो उसी तरह एक कोडर जो होता है वो सबसे पहले एक रोड मैप क्रिएट करता है एक कोड लिखने से पहले, कि उसको आइडिया आ जाए कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है और इस अपना क्या बोलते ऑर्डर में करनी है। और ये रोड मैप वही है कि एक एल्गोरिथम ही है बस, जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम का बिल्डिंग ब्लॉक है। सो कि तुम्हें पूछे कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, तो वो एक एल्गोरिथम हो जाता है।
फिर एक एल्गोरिदम जो है वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट स्टेप कंसिडर कर दिया जाता है, बिकॉज एग्जाम की प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप भी क्या होता है, एक प्लान बनाना कि मुझे एग्जाम के लिए इस तरह से प्रिपेयर करना है। सो वही हमारा एक प्रोग्रामिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो एक होता है राइटिंग एन एल्गोरिदम। फिर जब हमने एक एल्गोरिदम लिख लिया प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तब हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं। लाइक हमारे पास डेली प्लान बन गया, अब हम एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं आराम से। तो हमने एल्गोरिदम बना लिया, तो हम कोडिंग लिखना जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे गिविंग इंस्ट्रक्शंस इन हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ही वो है कि तुम कोड करना स्टार्ट कर सकते हो। इसीलिए हमारा जो एल्गोरिदम होता है उसको यूज़ करने का पर्पज़ है कि जो रिलायबिलिटी है, एक्यूरेसी है और एफिशिएंसी है उसको तुम कर सकते हो। लाइक सपोज तुमने एक डेली प्लान बनाया है, एक बच्चे ने डेली प्लान बनाया है और दूसरे बच्चे ने डेली प्लान नहीं बनाया एग्जाम के लिए। जो बंदा है उसने डेली प्लान बनाया, उसको आइडिया है कि उसने कौन कौन से चैप्टर्स करे हैं, उसको कितना टाइम लगा एंड ऑल। जबकि जो दूसरा बंदा है उसको इतनी एक्यूरेसी नहीं है उसके पास कि उसने कितना पढ़ लिया है। उसके पास अंदाज़ा होगा लेकिन वो प्रिसाइसली कह नहीं सकता ना कि हाँ मैंने इतने टाइम में इतना सब कुछ कवर किया है, या उसके पास तो आइडिया ही नहीं कि उसको इतने टाइम में इतना कवर भी करना है। जबकि जिसने डेली प्लान बनाया है और उसको फॉलो करा है तो ही इज़ एफिशिएंट। उसने जो प्लान किया तो उसके हिसाब से एफिशिएंटली अपना काम पूरा करता जा रहा है। तो उसी तरह जब हम एक एल्गोरिदम लिखते हैं तो हमारा काम रिलायबल, एक्यूरेट और एफिशिएंट भी हो जाता है। फिर आता है एक अच्छा एल्गोरिथम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिसाइज होता है, वो एकदम प्रिसाइसली स्टेट किया गया, डिफाइन किया गया, फालतू की चीज़ नहीं है। जो एल्गोरिदम है हमारा वो उसके अंदर सिर्फ सीधा पॉइंट की बात है, प्रिसाइसली स्टेट किया है, डिफाइन किया है, कोई दूसरी वेस्ट चीज़ें नहीं है। साथ में एक एल्गोरिदम जब वो यूनिक होना चाहिए, उसका जो हर स्टेप है ना उसका जो या तो इनपुट पर डिपेंड करेगा या तो उसके प्रीवियस स्टेप्स जो थे उसके ऊपर, या फिर दोनों पे डिपेंड करेगा। ऐसा कोई के साथ ऐसा मिल नहीं जाएगा, वो यूनिक होगा। हर स्टेप का जो रिजल्ट होता है वो यूनिकली डिफाइन किया जाता है। फिर फाइनाइटनेस, वो कुछ ना कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स होगा, उसका कहीं ना कहीं एल्गोरिदम रुकना है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा चलता रहेगा। एल्गोरिदम के एक बेनिफिट ये है कि वो एक फाइनाइट होता है, तो हैज़ एन एंड। और फिर एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। हर एल्गोरिदम जिसके अंदर एक इनपुट होना चाहिए और एक आउटपुट होना चाहिए। वैसे हर केस में इनपुट नहीं होता, इट माइट भी एक कमांड हो सकता है जैसे कि एंटर बटन तुमने दबाया, बट यूजुअली मोस्ट एल्गोरिदम्स हैव एन इनपुट। फिर आता है कि एक एल्गोरिथम जब तुम लिख रहे हो तो उसके अंदर ये चीज़ों को क्लियरली आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो इनपुट क्या है, ये तुमने बचपन में पढ़ा है, 3 स्टेप होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तुम कीबोर्ड से इनपुट करते हो, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है और मॉनिटर से आउटपुट आता है। तो वही है, हर एल्गोरिथम के अंदर एक इनपुट तुम्हें मिलेगा, फिर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होगी एंड यू विल फाइनली गेट एन आउटपुट। आगे आता है हमारे एक एल्गोरिथम्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है। रिप्रेजेंट करने के 2 कॉमन तरीके होते हैं। पहला होता है फ्लो चार्ट और दूसरा होता है एक स्यूडो कोड। ये दोनों मेथड है ना, इनको यूज़ किया जा सकता है। बस हमें ये याद रखना है कि वो हमें एक लॉजिक बताता है और कोई इम्प्लीमेंटेशन यानी कि अंदर की जो डिटेल्स है ना, जैसे इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है वो डिटेल्स एक्सपोज नहीं करता, उसे हमें लॉजिक बताता है। और वो हमको फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है, बहुत ज़रूरी चीज़ है फ्लो ऑफ कंट्रोल, कि हमारा एल्गोरिदम कौन से पॉइंट पे है फिलहाल के, लाइक किसके हाथ में अभी कंट्रोल है, एल्गोरिदम का कौन सा पॉइंट है जो अभी कंट्रोल ले रहा है हमारी पूरे सिस्टम का, वो भी क्लियरली रिवील होना चाहिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते वक्त। तो एल्गोरिदम भी ये बताता है। आगे हम देखते हैं कि अरे वही रिपीट हो गए। हाँ, अब फ्लो चार्ट को हम बोलेंगे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। बिकॉज फ्लो चार्ट तुमने पढ़ा भी होगा पहले के अलग अलग, ऐसे हम जब बचपन में थे जैसे एनिमल किंगडम सपोज, तो उसके लिए हम एक फ्लो चार्ट बनाते थे ना, ताकि क्लियरली पता चले हाँ ये है, फिर उसके नीचे ये अलग आते हैं, जैसे एनिमल्स है उसके अंदर ह्यूमंस है, फिर दूसरे अलग अलग एनिमल्स हैं। उसी के अंदर एक फ्लो चार्ट एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये बेसिकली एक डायग्राम होता है जिसको बॉक्सेस, डायमंड्स अलग अलग शेप से बनाया जाता है और हर शेप का कुछ ना कुछ स्टेप मतलब होता है। एंड जो एरो होता है वो डायरेक्शन या लिंक बताता है। यहाँ पे तुम एक टेबल देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमने एक स्क्वायर है उसके अंदर अगर राउंड बॉर्डर्स दे दी है तो इसको हम स्टार्ट या एंड बोलेंगे। इसको टर्मिनेटर सिंबल भी बोलेंगे क्योंकि या तो इसके अंदर स्टार्ट होता है या फिर इसके अंदर हमारा एंड हो जाता है, बाकी कोई चीज़ें होती नहीं है। तो तुम्हारा फ्लो चार्ट बनाना है, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आने वाली है स्टार्ट और सबसे लास्ट में आने वाला है एंड, तो तुमको यही सिंबल दिखने वाला है। फिर आता है हमारा प्रोसेस वाला सिंबल जो कि एक रेक्टेंगल है बस। तो इसके अंदर तुम एक प्रोसेस लिखोगे या फिर कोई सिंगल स्टेप लिखोगे कि हाँ ये हो रहा है। फिर एक जो तुम्हारा रोम्बस, इसको बोल रहे हैं डायमंड बोल लो। ये होता है एक डिसीजन, नहीं तो रोम्बस तो नहीं होगा, बस स्क्वायर को पलट दिया, ये कॉल होता है डायमंड। ये हमारा होता है डिसीजन वाला। तो जो भी हमारे येस नो डिसीजंस हो गए, जैसे कि तुम पास हो या फेल हो या फिर कोई बात ट्रू है या फॉल्स है, तो वो सब डिसीजन वाले में आ जाते हैं। तो वो इसमें हम लिखेंगे एक डायमंड में। फिर आता है हमारा ये पैरेललोग्राम एंड ये इनपुट या आउटपुट बताने के लिए, लाइक तुम कुछ भी इनपुट ले रहे हो या फिर कुछ ना कुछ आउटपुट निकल रहा है तो वो तुम पैरेललोग्राम में डिफाइन करोगे। एंड ऑब्वियसली लास्ट में हमारा एरो जो लिंक्स बनाता है। फ्लो चार्ट का मैं एक एग्जांपल लेते हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक एल्गोरिथम लिखना है ताकि एक नंबर का हम स्क्वायर लिखें। सो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक, जैसे मैंने बोला, हर एल्गोरिथम में हमको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। सो इनपुट क्या है, हमें कौन से स्टेप जो कौन सा नंबर जो है उसका आउटपुट, उसका मतलब स्क्वायर करना है, तो वो इवेंचुअली वो खुद ही बताएगा। फिर आता है प्रोसेस कि हमको खुद से खुद को मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होता है, जो नंबर है उसको खुद ही से मल्टीप्लाई करना होता है, एंड आउटपुट हमारा स्क्वायर ऑफ नंबर होने वाला है। सो यहाँ पे हम एल्गोरिथम पहले लिखते हैं, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप, इनपुट ले लो, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करो। सो यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया है कैपिटल नम। स्टेप 2 में हम उसी को खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको एक और वेरिएबल में स्टोर करें जिसका नाम रखा है रिजल्ट। पाइथन के अंदर तुम सेम नाम भी रख सकते थे, नम, मतलब वो आगे तुम पढ़ोगे तो पता चलता जाएगा। और स्टेप 3 जो होता है उसके अंदर फाइनली रिजल्ट को प्रिंट करें, क्योंकि रिजल्ट मतलब मेरा वेरिएबल जो मैंने रिजल्ट बनाया था। अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। जैसे मैं तुमको बताता एक स्क्वायर जिसकी राउंड बॉर्डर्स है, सो वी हैव एन स्टार्ट, और फिर लास्ट में तुमको स्टॉप भी दिख जाएगा, स्टार्ट एंड था। बीच में हम इनपुट या आउटपुट ले रहे थे, तो ये इनपुट नम और प्रिंट हम यहाँ पे कैपिटल नम आएगा, मतलब ये मैं स्क्रीनशॉट लिया है ना इसलिए, तो ये दोनों भी कैपिटल नम है, तुम समझ रहे हो। स्क्वायर की जगह मैंने रिजल्ट लिखा है। और तो बीच में तुमको रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है, रेक्टेंगल बॉक्स में क्या था, सब चीज़ें बता रहे थे कि प्रोसेस क्या हो रहा है। सो वही रिजल्ट इक्वल्स टू नम का स्क्वायर हो रहा है, तो हमारी एक प्रोसेस है, तो इसलिए उसको हमने एक रेक्टेंगल में बताया। फिर वापस आउटपुट हो रहा है, इसलिए पैरेललोग्राम में आ गया प्रिंट स्क्वायर। सो यहाँ पे एक और मैंने तुमको दिया है, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा हार्ड है, बट लेट्स सी इफ यू कैन डू इट और नॉट। ये फ्लो चार्ट का होमवर्क है। फिर आता है हमारा स्यूडो कोड। फ्लो चार्ट तो बढ़िया, लेकिन हम स्यूडो कोड देखते हैं। तो स्यूडो कोड, तुमने स्यूडो वर्ड का सुना है? स्यूडो मतलब क्या, फेक। सो हमारा जो फेक कोड है, लाइक ये रियल कोड नहीं है। सो ये एक और तरीका होता है एल्गोरिथम रिप्रेजेंट करने का, एंड इसको एक नॉन फॉर्मल लैंग्वेज भी बोला जाता है, जो प्रोग्रामर को हेल्प करते हैं एल्गोरिथम लिखने में ही। सो ये बेसिकली एक डिटेल डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है डिटेल डिस्क्रिप्शन है इंस्ट्रक्शंस का, जो एक कंप्यूटर को फॉलो करना चाहिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। अब जैसे कि इसका इंटेंशन ही होता है कि वो ह्यूमंस पढ़ सके और कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। लाइक यू कैन, इफ़ यू रीड स्यूडो कोड, तो कंप्यूटर जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, लेकिन ह्यूमंस पढ़ पाएंगे उसे। एंड जो मैं तुमको बोला नॉट रियल, सो स्यूडो कोड इज़ नॉट रियल कोड। सो यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंटली यूज कीवर्ड्स होते हैं, आगे तो एग्जांपल है उसमें भी यही कीवर्ड्स का यूज़ किया है, विच आर इनपुट, कंप्यूट, प्रिंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इफ, एल्स, वाइल, ट्रू, फॉल्स। तो एग्जाम्पल तुमको इसमें भी है ना ये यूज़ दिखेंगे। सो फर्स्ट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हमको यहाँ पे एक एल्गोरिथम लिखना है जो डिस्प्ले करे दो नंबर्स का सम। सो यहाँ पे फ्लो चार्ट मैंने बनाया नहीं है, वो भी तो होमवर्क में करना है, मेरे को ज़रूरी नहीं लगा, बस फ्लो चार्ट भी इजी कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ पे हम स्यूडो कोड लिख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनपुट लेंगे, हमें तुमको बोला यहाँ पे तुम देखो कैपिटल में मैंने चारों लिखे जो मैं तुमको बोला था कि स्यूडो कोड में यूज़ हो रहा है। तो पहले हमने दोनों नंबर्स को इनपुट किया अलग अलग से, उनको नम1 और नम2 वेरिएबल में स्टोर किया। फिर हम कंप्यूट कर रहे हैं, रिजल्ट हमने एक और वेरिएबल बनाया, उसमें बाकी दोनों को ऐड भी कर दिया एडिशन ऑपरेटर की मदद से, और फाइनली प्रिंट हमने कर दिया रिजल्ट को। ये सिंपल बात थी स्यूडो कोड। ऐसे ह्यूमन जब तुम इसे पढ़ते हो तुम्हें समझ आ जाता है, पर कंप्यूटर इसको समझ नहीं पाएगा। अब हम बताते हैं कि स्यूडो कोड के बेनिफिट्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम जब भी एक कोड को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हो, उससे एक स्यूडो कोड अगर हो तो वो बेसिक फंक्शनलिटी को रिप्रेजेंट करने में ना हेल्प करता है, इसलिए हमको स्यूडो कोड लिखना चाहिए। बाद में जब तुम एक लाइक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में तुम लिखते हो, लाइक जैसे कि मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ, नोट्स अगर खुद की लैंग्वेज में हो ना तो बहुत हेल्पफुल रहती है। सो बिफोर लाइक तुम नोट्स को डायरेक्ट पढ़ने जा रहे हो, अगर तुम्हें नोट्स ऐसी लैंग्वेज में लिखी है जो तुमको खुद को अच्छे से समझ आ रही है, तो ऐसा नहीं होगा ना कि तुम किसी इंपॉर्टेंट स्टेप को छोड़ दिया। तुम्हारे पास एक क्लियरिटी है क्योंकि वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में है, तो तुम सेफ हो कि तुम कोई इंपॉर्टेंट स्टेप को पीछे नहीं छोड़ देते हो। और साथ ही साथ सपोज कोई नॉन प्रोग्रामर है, लाइक अभी तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आज तक कभी कोडिंग की ही नहीं है, तो आगे जाके सपोज मैं कोई भी कोड लिख रहा हूँ तो तुमको डायरेक्टली कोड तो समझ नहीं आएगा कि क्या सिंटैक्स है, मैं क्या कर रहा हूँ। बट अगर मैंने उसी का स्यूडो कोड लिखा है तो तुम्हारे को हेल्प होगा कि तुम स्टेप्स देख सको, तुम उसको रिव्यू कर सको कि एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन हो क्या रहा है, हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। तो इसीलिए हम ये थे हमारे स्यूडो कोड के बेनिफिट्स, एंड बस यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। सो कोडिंग आएगी, जल्दी आएगी पाइथन की कोडिंग भी, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो होती है वो ज़रूरी होती है, एंड वही हमने पढ़ा है। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बाय।